इस नई टीम की नई जिम्मेदारी के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। खासतौर हमारे कोरोना योद्धा भी हो। मैं नवीन कुमार, दिल्ली प्रदेश भाजपा का मीडिया प्रमुख होने के नाते इससे पहले मैं अपने प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदेश जी या तेजस्वी वक्ता बहन मीनाक्षी जी का परिचय करा दूं। मैं आपको अपनी टीम के कुछ नए साथी से मिला दूं, क्योंकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मीडिया की नई जिम्मेदारी के साथ कुछ नए मेरे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे परिचय हो जाएगा तो ठीक है। मेरे बाई तरफ है हरीश खुराना जी, आप सभी परिचित हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश में प्रवक्ता हैं। ऋचा पांडे मिश्रा जी हैं, आप हमारे प्रदेश में प्रवक्ता हैं। सतीश गर्ग जी हैं, सतीश गर्ग जी आप बहुत अच्छे जानते हैं, व्यापारी लड़ाई लड़ते रहे, लगातार हमारे प्रदेश में प्रवक्ता हैं। और यहाँ पर अभी उपस्थित हैं विक्रम जी हैं, विक्रम धुड़ी, आप विक्रम धुड़ी जी को भी जानते हैं, हमारे प्रदेश में प्रवक्ता हैं। भाई आदित्य झा, आदित्य झा जी जो है दिल्ली प्रदेश में प्रवक्ता हैं। यासिर जिलानी, यासिर जिलानी को भी आपने देखा होगा, यासिर जिलानी जी हमारे प्रदेश में प्रवक्ता हैं। भाई मोहनलाल घेरा जी हमारे प्रदेश में प्रवक्ता हैं। और कुछ हमारे साथी यहाँ पर नहीं, प्रवीण शंकर कपूर जी हैं क्या? अच्छा चले, तो उनका ही परिचय धीरे सतपाल राणा जी हैं, अभय वर्मा जी हैं, इन सबसे परिचय आपका धीरे धीरे हो जाएगा। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी करने वाले हैं। उनके साथ हमारे ओजस्वी वक्ता और सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी भी हैं। सब जानते हैं वैसे तो किसानों का इशू और किसान के लिए लड़ाई लड़ रही केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में आप सबको पूरी तरह से विदित है, लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार से किसानों के एक पार्टी किसानों का दमन करती है और दूसरी किसानों के अधिकारों का हनन करती है, उसके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी विचार शुरू करें। और माफी चाहूंगा, हमारे देखा जी उस तरफ हर्ष जी हैं, हर्ष मल्होत्रा जी हमारे प्रदेश के महामंत्री और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक। धन्यवाद नवीन जी। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ नई दिल्ली क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद और प्रखर प्रवक्ता बहन मीनाक्षी लेखी जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, नवीन जी, हरीश खुराना जी, ऋचा पांडे जी और सभी यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया विभाग के सभी प्रवक्ता, मीडिया के सभी साथियों, फोटोग्राफर बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू, और अगर उसको यूं कहें कि जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी हमेशा ही राजनीति करती आई है, जब उसका जन्म हुआ था उन्होंने किसानों के नाम पर जो राजनीति की थी, जंतर मंतर पर आपने देखा, हमारी बैकड्रॉप में जो दिख रहा है, जंतर मंतर पर एक किसान गजेंद्र सिंह जिस समय सुसाइड कर रहे थे, उस समय आम आदमी पार्टी के नेता हंस रहे थे और खिल्ली उड़ा रहे थे। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब था। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज भी वही परिदृश्य संसद के अंदर दिखा है, जब आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सदस्य किसानों के बिल को लेकर जो अमर्यादित व्यवहार उन्होंने किया है, वो सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां एक और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद से लगातार किसानों के विकास के लिए, किसानों के हितों के लिए काम करते रहे हैं, और ये किसान बिल में भी उन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने का जो संकल्प लिया था, उसको पूरा करने का काम किया है।
चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, या फसल बीमा योजना हो, या सॉइल हेल्थ कार्ड हो, या फिर एफपीओ बनाने की बात हो, ये सारी किसानों के लिए काम किए हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट जिसको लागू नहीं किया कांग्रेस ने, उसको लागू करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि जो आम आदमी पार्टी इन किसान बिल के खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है, भ्रामक प्रचार कर रही है, वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं? दिल्ली में किसान को किसान का दर्जा नहीं दिया। इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा था कि हम किसान को किसान का दर्जा देंगे। लगभग 20,000 से ज्यादा किसान दिल्ली के अंदर हैं और बहुत बड़ी संख्या के अंदर लगभग 21 विधानसभाएं हैं, जिसमें आज भी दिल्ली के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं, और उनका मूल जो आजीविका है वो किसान के नाते है, एक खेती के नाते होती है। लेकिन उनको दिल्ली सरकार ना तो ट्रैक्टर की खरीद में कोई सब्सिडी है, ना ही कृषि यंत्रों में कोई सब्सिडी है, और यहाँ तक कि उनको सिंचाई सुविधा भी दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। अपनी तरफ से भी कोई सुविधा नहीं है, और अगर कोई किसान बोर कराना चाहता है, ट्यूबवेल लगाना चाहता है, तो उसको भी अनुमति नहीं दे रहा है। दिल्ली सरकार उसको भी अनुमति नहीं दे रही है। ये दिल्ली सरकार का असली चेहरा है, ये केजरीवाल सरकार का असली चेहरा है। दिल्ली के किसानों को बिजली में कोई सब्सिडी नहीं, उल्टे बिजली महंगी दे रहे हैं। पानी महंगा है, पानी में कोई सब्सिडी नहीं है। और इसी तरह से जब किसान का दर्जा नहीं दिया, तो जो प्रधानमंत्री जी की योजना है किसान सम्मान निधि, उसका भी कोई लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिल पाता। और इस सब बातों का जिम्मेदार, किसानों की बदहाली का जिम्मेदार दिल्ली के अंदर, जहां एग्रीकल्चर लैंड आज कोई भी परिवार जिनके यहाँ पुरानी पुश्तैनी जमीनें हैं, उनके बाप दादाओं की जमीनें थी, जो बच्चे आ गए हैं उनके नाम दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो दिल्ली का, जिसको ये काम करना था, वो काम नहीं कर रहा, और इसका नुकसान किसानों को हो रहा है, उनके परिवारों को हो रहा है। इसकी चिंता दिल्ली सरकार को नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार के लोग, जहां एक और जंतर मंतर पर गजेंद्र सिंह जो किसान जो सुसाइड कर रहे थे, उनको तमाशा के लिए देख रहे थे, उस समय की आपको दिख जाएंगे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। और दूसरी तरफ जब किसानों के लिए मोदी जी काम करते हैं, तो संसद में उनके जो सांसद हैं वो इस तरह का अमर्यादित व्यवहार करते हैं, जैसे किसान के लिए जो काम मोदी जी कर रहे हैं उसके बारे में भ्रामक प्रचार करते हैं। तो मैं आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूरी दुनिया देख रही है, दिल्ली की जनता जानती है कि जो किसानों के साथ सौतेला व्यवहार है वो दिल्ली सरकार बंद करे। किसानों को किसान का दर्जा मिले, और उनके जितनी भी किसानों के कल्टीवेटर, हैरो, लेवलिंग मशीन, कटाई मशीन, ये जितने भी यंत्र हैं खरीद में, उनको सब्सिडी दी जाए, बिजली में सब्सिडी दी जाए, पानी में सुविधा दी जाए, उनको ट्यूबवेल लगाने की अनुमति दी जाए। और इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये तो एक मामला, अभी कल ही किसानों ने दिल्ली के जो नजफगढ़ क्षेत्र के कुछ किसान हैं, जिन्होंने कल उनको ज्ञापन दिया है। एक बहुत बड़ा रास्ता, एक गांव है, वहां पर 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है, जहां पर लो लाइन एरिया है, पूरे साल भर पानी भरा रहता है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन है, जिनकी जिम्मेदारी है कि वहां का ड्रेनेज सिस्टम सही करे, ताकि वो जो जमीन है जहां पानी भरा रहता है, वहां किसान अपनी खेती कर सके। वो सरकारी जगह नहीं है, वो किसानों की जगह है। लेकिन दिल्ली सरकार किसानों की समस्याओं के लिए कान में रुई डालकर बैठी हुई है, कोई समस्या उनकी सुन नहीं रही है, उनका समाधान नहीं है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के किसानों की, दिल्ली के ग्रामीणों की लड़ाई लड़ने के लिए कृत संकल्पित है, और हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बिल पेश किए हैं, उनके बारे में विस्तार से
संसद सदस्य हैं हमारी बहन मीनाक्षी लेखी जी, और क्या क्या बातें हुई हैं वास्तव में उन बातों के बारे में वो अपने विचार रखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदिश जी, प्रकाश जी, नवीन जी और उपस्थित हमारे सभी साथी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये तीनों बिल 20 सितंबर को संसद में पारित किए और इन बिल के जो उत्पादन, किसानों के उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, पदोन्नति और सुविधा विनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विनियम 2020 और किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण समझौते को पारित किया गया। ये 20 सितंबर को पारित हुए और 27 सितंबर को इसकी अनुमति जो है हमें राष्ट्रपति जी से मिली और ये आज देश का नियम है। मैं पुरानी जितनी जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं तो उनको सोचकर तो मुझे लगता है कि ये सब रस्म सियासत के इरादे से ये सब काम हो रहा है, क्योंकि 2019 के जो इनका अपना मैनिफेस्टो था जिसको लेकर ये चुनाव में उतरे थे, उस 2019 के मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, कि हम सरकार में आएंगे तो हम इन सारे नियमों को खारिज करके किसान को मुक्त कर देंगे। जिस तरीके का उपनिवेशवाद किसानों के साथ हो रहा है उसको समाप्त किया जाएगा। और इस पे राहुल गांधी की कई वीडियो क्लिप्स हैं, एक नहीं कई बार उन्होंने अपनी रैली में सब तमाम जगह भाषण दिया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको रस्म सियासत है और मौका है। मौका है क्योंकि सीए का कानून जो कि भारत में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अन्य जगहों से आए हुए जो शरणार्थी थे, उनको जो 30 साल से यहाँ पड़े हुए हैं, 50 साल से पड़े हुए हैं, बिना नागरिक हुए पड़े हुए हैं, उनको नागरिकता कानूनी रूप से देने का नियम था। लेकिन इन्होंने अफवाह फैला दी कि भाई ये सारे मुसलमानों की नागरिकता यहाँ से चली जाएगी और सारा नाटक शुरू हो गया। ऐसे ही जब ये किसानों के संरक्षण के बिल आए और पुराने कानूनों को बदला गया तो इन्होंने अफवाह उड़ा दी कि भाई एमएसपी खत्म हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए, एमएसपी का जिक्र है नहीं, एमएसपी की बात हुई नहीं, और एमएसपी और जितनी एपीएमसी द्वारा लगी हुई मंडियां हैं या उनकी व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव नहीं, तो एमएसपी चला जाएगा कहां से पैदा होगा। कोरोना के समय में हमें सिखाया है कि जब विपक्ष के पास कोई मौका नहीं होता, कोई मौका नहीं छोड़ते वो लोग और अफवाह फैलाने का काम करते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि कई बार जाने अनजाने में हम सब उस अफवाह का शिकार हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से अगर कोई ट्वीट हो तो कृपया करके फैक्ट वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि ये लोग ऐसी ही मौका परस्त राजनीति करते हैं जिसमें उल्टी सीधी कुछ भी चीज की अफवाह उड़ा दो। अगर आप हमारी सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि जब वो आए तो मुझे संसद का वो भाषण आज तक याद है जिसमें उन्होंने पहले दिन ही कहा कि ये सरकार गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को समर्पित है। अब गरीब शोषित किसान नहीं है तो कौन है? आप अपने यहाँ पर आसपास देखिए कि अगर दिल्ली में मैं एक कमीज टी शर्ट का मैन्युफैक्चर करती हूँ, बनाती हूँ, तो मुझे अधिकार है पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में उसको बेचने का, मुझे अधिकार है उसे विदेशों में बेचने का, मुझे अधिकार है क्रिकेट टीम को बेचने का, कहीं जो उसका अच्छा खरीदार मिले, जहाँ पैसे दाम ठीक ठाक मिले वहां बेचने का अधिकार है। लेकिन किसान जो खेती के द्वारा अनाज उत्पन्न करता है, दालें पैदा करता है, अन्य सामान जिससे हम सबके घरों की रसोइयां चलती हैं, उसको अधिकार नहीं है कि वो मुझे 10 किलो चावल बेच दे। अगर वो बेहतर क्वालिटी का चावल पैदा करता है तो मैं एक उपभोक्ता होने के नाते उससे 10 किलो चावल नहीं खरीद सकती, मुझे मंडी के आड़ती के पास जाना होगा। और यही उपनिवेशवाद जो है इन्होंने पैदा कर रखा था। एपीएमसी की जो मार्केट है और एपीएमसी की जो व्यवस्था है उसको छेड़ा नहीं गया है, बल्कि ये किया गया है कि उस व्यवस्था के रहते
आज किसान के पास अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी हैं, जिसमें एक्सपोर्टर है, बड़े बड़े एग्रीगेटर्स हैं, होलसेल में जो माल खरीदने वाले हैं वो लोग हैं, फूड प्रोसेसर्स हैं। अगर मैं चिप्स बनाती हूँ तो मैं सीधा आलू खरीदूं और मुझे उसमें किसी मंडी के द्वारा जाने की जरूरत ना पड़े। प्याज अगर दिल्ली में कम है तो नासिक से प्याज आएगा जरूरी नहीं है, मध्य प्रदेश से भी खरीद सकते हैं, कहीं और से भी खरीद सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये ऑल्टरनेट व्यवस्था करने के पीछे जो कारण है वो बेहतर बाजार किसान को मिले और जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है, जो व्यवस्था अभी है, उसका भी वो लाभ उठा सके। एमएसपी की जब बात आती है तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि एमएसपी में पहले नियम के अनुसार ये लोग 50% जो है उसको देते थे कि जो भी खर्चा उसके ऊपर 50% बढ़ाकर। हमारी सरकार ने आके भी उसको 150% बढ़ाया एमएसपी को, यानी लागत के ऊपर 150% की बढ़ोतरी दी है और उस 150% की बढ़ोतरी से एमएसपी का जो लाभ है वो किसानों को मिला है। अब 150% देने के पीछे जो कारण है वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, जो हमने भी बनवाई थी। स्वामीनाथन रिपोर्ट कांग्रेस की सरकार के समय तैयार हुई थी, लेकिन उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट करने का काम, जैसे आपने देखा होगा जो अटल टनल बनी है वो किसने शुरू की, कब शुरू की, क्या हुआ, वो किसने किया होगा, लेकिन 10-20 साल तक कोई काम नहीं हुआ। वो पूरा करने का काम जो है, वो पूरा करने का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। देश में किसानों की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि बिचौलियों की दुनिया को खत्म करके किसानों के लाभ के लिए उसको अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था, बाजार की व्यवस्था को विभिन्न तरीके से बेहतर कर सके। जहां तक हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, मैं बताना चाहती हूँ कि किसान सम्मान निधि, जिसमें देश के 10 करोड़ किसानों को 93,000 करोड़ रुपया दिया गया। 93,000 करोड़, ये लोग कहते रह गए किया कुछ नहीं, मगर हमने 93,000 करोड़ दिया। उसी तरीके से जो इंश्योरेंस फसल बीमा योजना थी, फसल बीमा योजना का नियम पहले था कि जब 50% से ऊपर फसल खराब होगी तभी आपको बीमे की रकम मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिलेगी। हमारी सरकार ने उस नियम को बदला कि अगर आपको 25-25%, 30% खराब होगी तभी आपको उस हिसाब से जितनी खराब हुई उसके अनुसार आपको फसल बीमा मिलेगा और उस बीमे के तहत 77,000 करोड़ रुपया जो है वो हमारी सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाया है। और इसके अलावा 2019 के अंदर जो बजट पारित हुआ, उस बजट के अंदर 60 वर्ष से ऊपर वाले जितने किसान हैं जो इस पेंशन निधि के तहत आएंगे, उनको 21 लाख किसानों को जो है वो पेंशन निधि के माफिक उनको पेंशन मिलेगी। और इसका लाभ ये हुआ है कि जैसे सरकारी नौकरी से हम लोग रिटायर करते हैं तो कुछ भी काम करते हैं तो आदमी को चिंता रहती है कि जब मेरा हाथ पैर नहीं चलेगा, जब मेरे अंदर शारीरिक क्षमता कम होगी तो मैं आश्रित तो नहीं हो जाऊंगा, थोड़ा बहुत पैसा तो अपने हाथ में रहना चाहिए। तो पेंशन के देने के पीछे जो नियम था, जो सोच थी, वो यही थी कि अगर हम सरकारी नौकर जो है उनको मान सम्मान देते हैं, उसी प्रकार से हमारा किसान भी देश के लिए काम कर रहा है, हम सबके घरों में रसोई चलती रहे उसके लिए काम कर रहा है, उसको भी ये मान सम्मान मिलना चाहिए और ये पेंशन योजना को लागू किया गया। किसान ये जो है एक इनाम पोर्टल, मुझे ध्यान है कि 2016 के आसपास शुरू हुआ था, जिसमें पहले केवल 21 मंडियां जो है सम्मिलित थी। आज की तारीख में उस इनाम पोर्टल के अंदर 1,65,00,000 किसान जुड़ गए हैं और उसमें तकरीबन 1.5 लाख के आसपास व्यापारी जुड़े हुए हैं। और कोविड के समय पर हमने देखा कि शुरू में आपको याद होगा कि इतना अंगूर किसी का खराब गया, इतना आम किसी का खराब जा रहा है, क्योंकि उसने पैदावार तो बना लिया और उसके तो समय पे आ गए, फल बन गए, तैयार हो गए, लेकिन उसकी खरीदारी नहीं हो रही। कोरोना काल में तकलीफ है, तो कोरोना काल में जैसे हम सब लोगों ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से बातचीत की है, कम्युनिकेट किया है, उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए किसान की फसलों की भी खरीदारी हुई है। ये बहुत बड़ा जो फायदा है वो
वो है, और तकरीबन इसका जो इंक्रीज है, बढ़ोतरी है, वो 65% की बढ़ोतरी है। व्यापार में 65% की बढ़ोतरी कोरोना के दौरान, ये बहुत बड़ा बदलाव है जिसकी शायद हम लोगों को उम्मीद भी नहीं थी। और इसी तरीके से जो खरीद है अनाज की और अन्य सामान की, तो गेहूं की खरीद बढ़ी है 5%, चावल की खरीद 11%, अन्य सामान की खरीद जो मिलेट्स है उनकी 11%, और तेल की जो तिलहन है उसकी 11%, और जो दालें हैं, आपको पता होगा कि दालें हम लोग अफ्रीका से और तमाम देशों से इंपोर्ट कर रहे थे, वहां से मंगवाते थे, और दलहन की खरीद में 1850% की बढ़ोतरी हुई है। ये सब नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है, उस केंद्र सरकार ने ये काम किए हैं। इससे साबित होता है कि जो सरकार लगातार किसानों के लाभ के लिए काम कर रही है। आज आदित्य जी ने बताया कि किस प्रकार से सरकार ने काम किए। मैं उसमें एक आध चीज जोड़ना और चाहती हूँ, और वो आप सब तो मीडिया से हैं, आप सबको याद होगा कि जब बुआई का समय हुआ और जब खेतों में पानी का समय होता था और उसके आसपास जब खाद डालने का समय होता है, तो यूरिया के लिए राइट्स हो जाते थे। यूरिया का ट्रक उतना नहीं, वहां पे मारकाट चालू हो गई और भागदौड़ बच गई। और उसका कारण था कि यूरिया जो किसान के लिए सब्सिडाइज निकलती थी, वो यूरिया ब्लैक मार्केट कर दी जाती थी, बाजारों में बेच दी जाती थी। और यहाँ तक कि दिल्ली जैसे शहर में तो जब दूध आता था, यूरिया से बना हुआ दूध भी हम लोगों ने पिया होगा, शायद हमें पता भी नहीं होगा। तो वो यूरिया किसी गैर कानूनी ढंग से इस्तेमाल ना हो, और यूरिया का जो लाभ है वो सिर्फ किसान को मिले, इस कारण से उस यूरिया के ऊपर नीम कोट किया गया, ताकि जो केवल किसानी के अलावा, खेती के अलावा वो कहीं और बिक नहीं सके, उसके ऊपर ब्लैक मार्केट ना हो। ये सोच क्या उस आदमी की होगी जो किसानों की चिंता नहीं करता, या वो व्यक्ति जो कि लगातार किसानों की चिंता करता है, उसको एक एक विषय पता है किसानों का कि यूरिया की खरीद में क्या क्या गलतियां हैं, बाजारों में क्या क्या कमियां हैं, 60 साल से ऊपर वाले किसान की क्या तकलीफ है, बुआई के समय उसको 2-4-5 हजार रुपए की जरूरत होती है, उसको अगर थोड़ा बीज खरीदने में मदद मिल जाए तो उसका जिंदगी सुधर जाएगी। एक एक तकलीफ का निवारण करते हुए हमारी सरकार ने काम किया, और उसके पीछे जो सोच थी वो यही थी कि जिस उपनिवेशवाद का शिकार आज तक किसान रहा है, अब 70 साल की आजादी में किसान को भी आजाद किया जाए, और आजाद ऐसे किया जाए कि राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल किसान के शोषण के रूप में ना हो, बल्कि उसका इस्तेमाल किसान की बेहतरी के लिए हो, ताकि उसकी कमाई को दुगना किया जाए। तो एक गोल था, एक लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था कि हमको 2022-2024 तक किसान की जो आय है उसको दुगना करना है। वो कैसे संभव है? वो इन्हीं बदलावों से संभव है, जहां पर पूरा देश एक बाजार के रूप में उभरे, हर एक को छूट अपना सामान कहीं बेचने की, कहीं किसी सामान की कमी ना हो, सुविधाएं बेहतर हो, और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो अभी सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के चलते चलते एक पैरेलल व्यवस्था और हो। अगर किसान को फायदा एमएसपी पे बेचने का, तो वो भले एमएसपी पे बेचे, लेकिन अगर उसको व्यापारी कहीं और ज्यादा पैसे देता है तो वो उसको बेचे। एमएसपी से रिलेटेड एक बात मैं और क्लियर करना चाहती हूँ। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी सरकार तय करती है कि आप इस वस्तु की खरीदी कम से कम इस दाम पे कर पाएंगे। उसके ऊपर आप कितने पे खरीदेंगे वो सरकार तय नहीं करती है। सरकार का मंशा यह है कि इससे नीचे कीमत ना जाए, ताकि किसान को नुकसान ना हो, यही मंशा है। लेकिन जब आप बाजार की एपीएमसी आदि की व्यवस्था में घुसते हैं, जब किसान अपना माल लेके पहुंचता है, तो आपको हैरानी होगी कि वहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मैक्सिमम प्राइस बन जाता है। यानी जो उसके सामान की बोली लगती है उसके नीचे नीचे लगती है, उसके ऊपर नहीं लगती है कि भाई देना है तो बात कर, देना है तो बात कर, ये ले रकम, ये हम इतने के लेंगे। और उसके ऊपर भी
जो APMC मार्केट्स हैं उसमें राज्य सरकारों की 8% का टैक्स है। तो जो भी आप पंजाब में हंगामा कांग्रेस पार्टी के लोगों का देख रहे हैं, वो 8% जो है किसान की कमाई का हिस्सा जो किसान को मिलना चाहिए था, जो किसान को सीधे तौर पर लाभ मिलता, वो राज्य सरकार मंडी टैक्स के रूप में ले जाती है। और अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो 5 से 7-8 हजार रुपया जो है वो पंजाब सरकार उससे बनाती है मंडी की व्यवस्था पर, और 2.5% जो है वो आड़तियों के जेब में जाता है। तो 2.5% भी आप लगा लें, 3-4-5 हजार करोड़ रुपया आड़तियों की जेब में जाता है। ये जो तमाशा आपको दिखाई दे रहा है, ये इस कारण से दिखाई दे रहा है क्योंकि कुछ ही जेबें कटनी नहीं है अभी, क्योंकि कटेगी तो जब किसान उस मंडी के बाद सारा सामान बेच देगा, मगर कुछ कम होगा क्योंकि किसान अपने फायदे अनुसार अगर उसको MSP पे बेचना सूट करता है वो MSP पे बेचेगा, लेकिन अगर उसको लगता है कि MSP के ऊपर मुझे कहीं और कीमत मिल रही है तो वहां बेचेगा। तो उसकी कमाई में थोड़ी कमती होगी, खत्म नहीं होगी। लेकिन ये सारा कारण जो है इसका कारण है, और एक साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो वो ये है कि किसान ने अपना सामान बेचा 25 रुपए, उसको बेचना था MSP का 75 रुपया, लेकिन उसको दबा दबा कर इन्होंने 25 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया, 50 में कुछ खरीद लिए। लेकिन जब तक वो मेरी प्लेट पर पहुंचता है उसके लिए मैं 150 से 200 रुपया देती हूँ, और जब मैं उसके ऊपर 150 से 200 रुपया देती हूँ तो बीच का जो पैसा है 25 से 150 रुपए के बीच की जो डिस्टेंस है, जो वो वाला रास्ता है, वो कहाँ गया वो नहीं मालूम हमको। वो जिनकी जेबों में जा रहा है तमाशा उनकी तरफ से है। आपको ये समझना होगा कि इस नियम में बदलाव के कारण किसान की कमाई जो है 75 कम से कम और 75 के ऊपर हो सकता है, 100 हो जाए। मुझे जो 150 रुपए या 200 रुपए मिलना था हो सकता है मुझे वो 100 में मिल जाए या 110 में मिल जाए। यानी उपभोक्ता को फायदा, बेचने वाले को फायदा, और बिचौलियों को शायद कुछ कम फायदा। बिचौलिए फिर भी रहेंगे किसी न किसी फॉर्म में, लेकिन अब वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। और साथ ही अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट पर किसी को मान लीजिए खेती का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उस खेती के कॉन्ट्रैक्ट में जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट देगा वो उसको बेहतर व्यवस्था भी देगा कि भैया तुम ना ड्रिप इरिगेशन लगा लो, ये मैं तुमको पैसे देता हूँ, हम बाद में अगले साल 2 साल में एडजस्ट करेंगे, और आपका पानी कम लगेगा क्योंकि इतना पानी देने की जरूरत नहीं होगी। आप ये वाला बीज इस्तेमाल कर लो क्योंकि इसकी पैदावार ज्यादा है, महंगा जरूर है, लेकिन मैं ये भी आपको लेटस का बीज दे देता हूँ, मैं आपको ब्रोकली का बीज दे देता हूँ, आप वो भी मत लगाओ। तो क्योंकि ब्रोकली जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी तो किसान को फायदा हो गया। वो बेचारा कुछ और करता था तो उसको नुकसान होता था, तो थोड़ा गोभी लगाएगा कि लोकल मार्केट में इतनी गोभी निकल जाएगी, इतनी ब्रोकली निकल जाएगी। तो जितने फैंसी आइटम्स और जगह जाने हैं, शहरों में आने हैं, वो सीधे तौर पर उनको होलसेलर्स, एग्रीगेटर्स, एक्सपोर्टर्स को बेच पाएगा बिना मंडी के चार्जेस के, और मंडी के टैक्स के रूप में जो चीजें जाती थी वो अपनी कीमत में कीमत वसूली के नाम पे उसको वसूल कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। तो मैं आप सबके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी इस पे सियासत कर रहे हैं वो लोग शायद देश की पल्स क्या है वो नहीं समझते। उन लोगों को ये नहीं पता कि जब किसान किसी चीज से पीड़ित है, उसके पुरखे वही काम करते आ रहे हैं, और वही पुरखे ये तय करते हैं कि भैया आरती हमारे से पैसे ज्यादा बना लेता है, वो हमारे से ज्यादा अमीर है, हमारे पास पैसा नहीं है। इस व्यवस्था की बदलाव की मांग किसान की मांग है, और आज ये लोगों को राजनीति की ये समझ नहीं है कि जिस किसान के विरोध में, जिस बिल के विरोध में आप खड़े हुए हैं, किसान को सीधा मैसेज है कि ये मेरे फायदे के नहीं, नुकसान वाले लोग हैं। अगर थोड़ी भी समझ होती तो कहते हैं हमने कहा था, इन्होंने कर दिया, चलो थोड़ा क्रेडिट खा लेते। लेकिन इन्होंने जिस तरीके की हरकत की है वो गैर जिम्मेदार हरकत है। किसानों के, उपभोक्ताओं के, देश के नुकसान वाली बातें की है, और लगातार ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, काला धन खरीदना, दलालों के हक वाले लोग हैं,
और मैं हंस रही थी कल परसों, मैंने कहा देखो जिन्होंने धरती आकाश पाताल में अपने समय में सरकार में रहते हुए घोटाले किए, पूंजी किया, कोयला किया, कॉमनवेल्थ किया, पता नहीं क्या क्या किया, आज वो विपक्ष में रहते हुए धरना प्रदर्शन में भी घोटाला कर रहे हैं। आप सोचो कि ट्रैक्टर लेके आते हैं अम्बाला में, वही नंबर की गाड़ी इधर भी, और उसको ट्रक में लाया जाता है यहाँ पे जलाने के लिए। अरे भैया नाटक बंद करो, देश की जनता आपके नाटक से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए 2019 में उन्होंने आपको साइड में बिठाया। अब जो रहे से नंबर है ना वो भी चले जाएंगे। नाटक की जिंदगी नहीं है, ये सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का जमाना है और सब लोगों को समझ है कि भैया इनके यहाँ से ट्वीट हुआ, इन्होंने कोई डाला ना मैसेज वीडियो तो समझ लो घोटाला है। मैं तो ऐसा कई लोगों के साथ होता है, जब मैं ऐसा पढ़ती हूँ ना, मैं कहती हूँ भैया इसका काउंटर में डालो, ये तो गलत ही होगा, ये तो 100% गलत है, इसका फैक्ट वेरीफाई करो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार कि आप प्रेस कवर करने के लिए आए, और आपके कोई प्रश्न है तो हम लोग हैं आपके बीच में उसको बताने के लिए। एपीएमसी से रिलेटेड दिल्ली की एक बात आप बताना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर जो एपीएमसी थी एक जमाने में, वहां पर एक धर्मशाला होती थी, सस्ता होटल समझ लीजिए, कि जो किसान बाहर से अपना माल बेचने आते थे वो 100 रुपया 50 रुपये पे वहां रह सकते थे और उनको व्यवस्थाएं सब मिल जाती थी। पहले गरीब है, आज की तारीख में उस व्यवस्था को भी एपीएमसी ने दिल्ली सरकार की बंद कर दिया ताकि वो बाहर जाए, महंगे होटल महंगी जगहों पे रहे और उसकी सुविधा साधन का भी कोई ध्यान ना रखा जाए। ये है आपकी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों का, तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सरकार ने काम किया। सब लोग जानते हैं मगर मौका तलाश करते हैं और रस्म सियासत अदा करते हैं। नवीन जी बताएंगे